कल हम लोग टॉपिक कर रहे थे जो सोशल मूवमेंट है, कुछ कुछ उसमें बचे थे, उन्हें बात करेंगे। जैसे एक टॉपिक था इसमें, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। ठीक है, यही शायद टॉपिक हम लोग शुरू करना था। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन, है ना, यूनियन कांग्रेस। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इसके बारे में कई बार क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, कई बार इसके बारे में क्वेश्चन बनता है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन, तो इसमें इसके फाउंडर कौन है? और आवाज अपनी आप बंद रखिए। बलबीर सिंह, हाँ। तो ये एस्टेब्लिश हुई थी 1920 में, और इसका ठीक, हाँ, 1920 में हुई थी। और ये कहाँ हुई थी? ये बॉम्बे में। ठीक है, बॉम्बे में हुई थी। किसने की थी इसकी स्थापना? वाज द फाउंडर, दैट वाज एम एन जोशी। ठीक है, एम एन जोशी। एम एन जोशी इसके फाउंडर थे। और ये जो बॉडी है, ये लगभग छोटी छोटी कई सारी, वो 70 ट्रेड यूनियन थी मिलाकर बना था। तो लगभग 107। तो दैट वाज द, खैर उससे कोई मतलब नहीं है हमारा, कभी उससे कुछ भी नहीं बनेगा। कि ट्रेड यूनियन आप समझते हैं, मतलब व्यापारिक संघ, व्यापारिक संस्था है। तो भारत के बहुत सारे ऐसे ट्रेडर्स थे या व्यापारी थे, बिजनेसमैन थे, जिन इन्होंने एक यूनियन बनाई थी अपनी, ताकि अपनी डिमांड को वो गवर्नमेंट से कह सकें। ठीक है, और ये जो डिमांड, जो ट्रेड यूनियन इम्पोर्टेंट क्यों? क्योंकि यूपीएससी में बहुत सारे लोग यहाँ से निकले हैं। जैसे जमुनालाल बजाज हैं, बहुत सारे लोग हैं जो इसी ट्रेड यूनियन से, या बिजनेसमैन थे जो गांधी जी के बहुत करीबी थे, गांधी जी के बहुत ज्यादा करीबी थे लोग। तो बहुत बड़ा रोल प्ले किया इन्होंने। और इसके फाउंडर एम एन जोशी हैं। एक पूछा था कि इसके प्रेसिडेंट कौन थे, है ना, ये बहुत बार पूछा है। प्रेसिडेंट हैं लाला लाजपत राय। ठीक है, लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय। ठीक है, और उसके वाइस प्रेसिडेंट हैं, खैर वो तो हाँ। उसके बाद तो लाला लाजपत राय, इसके बारे में बहुत बार पूछा गया है कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन है। तो लाला लाजपत राय। और हम बात करते हैं इसका एम क्या है, व्हाट इज द पर्पस, पर्पस क्या था, है ना। तो पर्पस यही था कि, पर्पस ये तो नहीं रहा होगा कि वो लोग देश की आजादी के लिए बात करें। बस यही था कि सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इंडियन ट्रेड, यानी सेफ्टी और सिक्योरिटी ऑफ इंडियन ट्रेड, भारतीय व्यापार की सुरक्षा वो चाहते थे। ठीक है, फॉर सेफ्टी, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ इंडियन ट्रेड, इंडियन ट्रेड, इंडियन ट्रेड। तो भारतीय व्यापार की, क्योंकि सबसे ज्यादा ब्रिटिशर्स ने सबसे पहले अटैक ट्रेड पे किया, आपको पता है। सबसे पहले, सबसे पहले उन्होंने ट्रेड को हिट किया। उनको पता था कि अगर हम ट्रेड को हिट करेंगे, इंडिया की इकोनॉमी पर हिट करेंगे, इंडिया की इकोनॉमी को हम कंट्रोल करेंगे, तो पीपल ऑफ इंडिया तो अपने आप कंट्रोल हो जाएंगे। तो इसीलिए जो ट्रेड यूनियन को बनाना पड़ा था। पहले वो लोग किस फॉर्म में आए? पहले वो एज ए ट्रेडर आए। तो वो यहाँ से कुछ चीजों को परचेज करते थे। उसके बाद क्या किया, वो रेडीमेड चीजें यहाँ इंडिया में लाके बेचने लगे। तो इंडिया का जो ट्रेड था, इंडिया के जो ट्रेड यूनियन के लोग थे, उन्हें इस चीज से प्रॉब्लम होने लगी। तो उन्होंने कहा कि क्यों ना हम लोग अपना एक यूनियन बना लें और उनसे अपनी डिमांड को रखें, और साथ ही उस यूनियन में कुछ इंडियन कांग्रेस के जो लीडर हैं, भारतीय कांग्रेस के नेता, उनको शामिल किया जाए, है ना। तो ये चीज थी। अब जैसे मान लीजिए, अब एक यहाँ पे इंडिया में प्राइम मिनिस्टर कौन बनता है,
एक गांव के जो किसान है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, लेकिन अंबानी अडानी को फर्क पड़ता है। ठीक है, तो वही चीज है। तो सबसे पहले जो ब्रिटिशर्स का जो इफेक्ट हुआ है, प्रभाव हुआ है, वो ट्रेडर्स पे हुआ है, बिजनेसमैन पे हुआ है, ये याद रखना है। ठीक है, तो बस इतना ही समझना। बाकी ये कांग्रेस अलग होके और भी दूसरी पार्टी बनी, तो उसके पंडित जवाहरलाल होते प्रेसिडेंट, उसके बारे में वो नहीं पूछता। वो जब भी पूछता है एग्जाम में इसी के बारे में पूछता है, एम एन जोशी के बारे में। तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1920 में बनी, बॉम्बे में बनी। एम एन जोशी इसके फाउंडर थे और लाला लाजपत राय प्रेसिडेंट। और पर्पस था इंडियन ट्रेड का, इंडियन बिजनेस का सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। तो ये है। और नेक्स्ट टॉपिक इसमें क्या था, नेक्स्ट टॉपिक है इसमें फार्मर मूवमेंट। फार्मर मूवमेंट भी है कुछ, तो फार्मर मूवमेंट की बात कर लेते हैं। कौन कौन से हैं फार्मर मूवमेंट? ठीक है, देखिए फार्मर मूवमेंट में सबसे पहला है इंडिगो मूवमेंट। ठीक है, इंडिगो मूवमेंट यानी नील विद्रोह। सबसे पहला है इसमें नील विद्रोह। ठीक है, इंडिगो मूवमेंट। तो ये चीज ध्यान रखना है। अच्छा, इंडिगो मूवमेंट कहाँ हुआ था, ये आपको पता होगा, ये बंगाल में हुआ था। ये क्या था, कुछ आइडिया है किसी को? इंडिगो मूवमेंट क्यों शुरू हुआ था? वेस्ट बंगाल में, खासकर नदिया जिला है वहां पे हुआ था। और क्या, क्यों, सर रीजन? इसमें हाँ। सर इसमें एग्रीकल्चर लैंड पे एक तिहाई में नील की खेती करना था। हम्म, ठीक है। और उसके कारण जो लैंड है, जो शायद लैंड डिग्रेडेशन ऐसा कुछ हो रहा था, हाँ, एक पहली चीज थी। खराब हो रही थी जमीन जो है, इसलिए देखिए, पहली बात तो कि जो इंडिगो है, जो नील है, वो एक तरह से नॉन फूड, यानी ये एक तरह से खाद्य पसर नहीं है, एडिबल फूड नहीं है। यानी ये फूड क्रॉप नहीं है, दैट इज द नॉन फूड क्रॉप। ठीक है, ये फूड क्रॉप नहीं है, कॉमर्शियल क्रॉप है। तो मूवमेंट होने के कई सारे रीजन मैं आपको बताता हूँ। तीन मेन रीजन है। पहला रीजन है कि बंगाल में फार्मर्स के लिए कंपलसरी किया गया था कि यू हैव टू क्रॉप 1/3 ऑफ लैंड, यानी 1/3 लैंड में आपको इंडिगो की क्रॉप करना है। पहला रीजन, जितनी भी आपका खेती है, जितनी भी आपका लैंड है, जितनी आपका फॉर्म है, उसका 1/3 आपको नील की खेती करना है, इंडिगो की फार्मिंग करनी है। पहला रीजन। दूसरा रीजन, कुछ किसान ऐसे थे जिनके पास लैंड बहुत कम था, तो ये कॉमर्शियल क्रॉप थी। कॉमर्शियल क्रॉप, कॉमर्शियल क्रॉप को हमें कुछ भी करें, हमें एट एनी रेट उसको सेल करना होता है। जैसे मान लीजिए टोबैको है ना, लहसुन बहुत सारी ऐसी क्रॉप्स हैं, सरसों, मस्टर्ड है ना। तो जितनी भी कॉमर्शियल क्रॉप हैं, आप उनको सेल ही करना है आपको, है ना। कितना आप मस्टर्ड को, कितना आप टोबैको को, कितना आप लहसुन को, कितना इन चीजों को आप खा सकते हो। तो कॉमर्शियल क्रॉप का मतलब है यू हैव टू फोर्स टू सेल, आपको बेचने के लिए उनको मजबूर होना ही पड़ेगा। दूसरी बात, तीसरी चीज ये थी कि ये लोग अपने हिसाब से उसका रेट फिक्स करते थे। जैसे मान लीजिए हमारा खेत 10 बीघे है सपोज की, ठीक है, तो 10 बीघे में 1/3 पे इंडिगो करना है हमें, और 1/3 पे इंडिगो करने, इंडिगो क्रॉप के समय वो लोग हमें एग्रीमेंट करते थे। वो हमसे एग्रीमेंट करते थे कि आपको हम इस रेट पे आपका नील को खरीदेंगे। तो इसमें क्या होता था कि वो रेट पहले ही फिक्स कर देते थे।
पहले से, उनके फिक्स रहते थे रेट, और वो रेट मार्केट से बहुत कम हुआ करते थे, इंटरनेशनल मार्केट से बहुत कम रेट होते थे। इसको हम कहते हैं, इसका एक टर्म यूज हुआ है ददनी सिस्टम, ददनी प्रथा। तो कभी आपको लगे कि ददनी, तो ये मेन पॉइंट क्या इसमें है कि कि हाँ, व्हाट व्हाट वाज द मूवमेंट, व्हाट वाज इन मूवमेंट, मूवमेंट में था क्या? तो मूवमेंट में ये था कि farmers were forced to forced from indigo in वन थर्ड लैंड। ठीक है, किसानों को एक तिहाई भूमि पर इंडिगो करने के लिए फोर्स किया जाता था, है ना। और इंडिगो वाज ए कॉमर्शियल क्रॉप, ये कॉमर्शियल क्रॉप थी, ठीक है, ये कॉमर्शियल क्रॉप थी। दूसरी बात, द रेट, द प्राइस या कॉस्ट ऑफ इंडिगो वाज फिक्स्ड बिफोर द क्रॉप, यानी फसल से पहले ही उनकी एग्रीमेंट लिया जाता था कि आपको इस रेट पे हमें बेचना है। तो दैट नॉन वाज द ददनी सिस्टम या ददनी प्रथा। कभी आपसे पूछेगा कि ददनी प्रथा क्या है, तो ये है ददनी प्रथा, है ना। फिक्स रेट बिफोर, यानी हाँ, बिफोर क्रॉप्स, तो फसल से पहले रेट फिक्स किए जाते थे, ये था ददनी सिस्टम। तो कभी आपको पूछेगा कि ददनी प्रथा क्या है, ददनी प्रथा या किस से संबंधित है, तो ददनी प्रथा इज रिलेटेड टू द इंडिगो मूवमेंट। In this system, the Dani system was fixed the rate of the before the crop, यानी फसल रेडी होने से पहले उसके रेट को फिक्स कर दिया जाता था, इतने पे आपको बेचेंगे। और ये जो रेट होते थे, ये बहुत ही लोअर लेवल के रेट होते थे, बहुत ज्यादा मार्केट से। तो इसी के अगेंस्ट मूवमेंट चला था। तो समझ रहे होंगे कि नील मूवमेंट कहाँ हुआ, बंगाल में। और व्हाट वाज इन द मूवमेंट, मूवमेंट में क्या था कि किसान लोग अपनी भूमि पर एक थर्ड भूमि पर मजबूर होते थे इंडिगो को फॉर्म करने के लिए, फार्मिंग करने के लिए। और इस इंडिगो क्रॉप जो थी वो एक कॉमर्शियल क्रॉप थी, फूड क्रॉप नहीं थी। अगर फूड क्रॉप कैसे, ठीक है, मतलब यहाँ पे किसान बोलेंगे चलो कोई बात नहीं, हम अपना गेहूं सेल नहीं करें, हम अपना बेच देंगे, हम अपना खा लेंगे, हम अपना बांट देंगे लोगों में, ठीक है, जिन लोगों के पास नहीं है। अब कॉमर्शियल क्रॉप का क्या करोगे, है ना। मान लीजिए टोबैको की खेती होती है, ठीक है, तो टोबैको क्या लोगों में बांटोगे आप? नहीं, वो तो आपको सेल करना ही करना है। तो ये चीज ध्यान रखना है। उसके बाद था इंडिगो सिस्टम वाज अप्लाई देयर, इंडिगो सॉरी ददनी सिस्टम वाज अप्लाई देयर। तो ददनी सिस्टम क्या था, फसल कटने से पहले या फसल रेडी होने से पहले किसानों से उनका मूल्य, उनका कॉस्ट, उनका प्राइस फिक्स कर लिया जाता था, ताकि किसान मजबूर हो जाते थे कम रेट पर बेचने के लिए। तो ये था इंडिगो मूवमेंट। और इससे कौन कौन लोग पार्टिसिपेट किए थे वो ध्यान रखना है, ठीक है। दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास, तो कौन लीडर थे उसको समझना है। अच्छा, ये कब हुआ था इसको भी दिखाई नहीं हमने, 1859-60। तो ये जो मूवमेंट हुआ था, हमें आपकी डेट यहाँ पे लिख लीजिए, 1859 टू 60, ठीक है, 1859 से लेकर 1860 के बीच में, यानी 59 और 60 में हुआ था। लीडर कौन थे उनकी बात कर लेते हैं। लीडर तो पूछ सकता है कौन है, तो पहला नाम है इसमें दिगंबर विश्वास, दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास, है ना। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ,
तो दो नाम है, एक तो है दिगंबर विश्वास, और उसके बाद है विष्णु विश्वास। विष्णु विश्वास, ठीक है। दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास दो लीडर हैं जिन्होंने इस मूवमेंट को लीड किया था। फाइनली दैट सिस्टम वाज एंडेड इन 1960, और ये 1860, ये जो सिस्टम है, एंडेड सिस्टम इन 1860, 1860 में इस सिस्टम को खत्म कर दिया गया। एक साल के अंदर मूवमेंट हुआ और ये जो सिस्टम था वो पूरा खत्म कर दिया गया। और इसका कई एक एक जगह है नील आयोग बनाया गया। एक एक नॉवेल है जिसमें इसका जिक्र हुआ है, क्या नाम है उसका बताएं? उस नॉवेल का क्या नाम है, उपन्यास का? सर आनंद मठ। आनंद मठ, आनंद मठ में, ठीक है। हाँ, एक नॉवेल था आनंद मठ, आनंद मठ, इसमें इसको जिक्र किया गया आनंद मठ में। और इसके बाद और क्या था इसमें, कोई खास चीज जो आपको दिखानी हो? ऐसा तो कुछ नहीं था। ठीक है, जब भी पूछेगा, देखो जब भी पूछेगा तो एक बात याद रखना आपको कि वो क्या क्या पूछेगा। एक तो ये पूछ सकता है कि ददनी सिस्टम क्या है, ददनी सिस्टम, एक तो ये पूछ सकता है, ठीक है। दूसरा वो पूछ सकता है इसका ईयर, साल पूछ सकता है, तो 1859 टू 60, है ना। और तीसरी बात वो पूछ सकता है कि ये था क्या, है ना। इसको हिंदी में तीन कटिया पद्धति भी कहते हैं। तो वन थर्ड, तो वन थर्ड को, और मेंस में अगर आपको लिखना हो तो बस यही पूछेगा कि किसानों को क्या प्रॉब्लम थी। किसानों को यही प्रॉब्लम थी कि वो फूड क्रॉप नहीं है, दूसरी चीज कि वो फोर्सफुल है, यानी जबरदस्ती करा रहे हो आप, और तीसरी बात जो उनकी सेलिंग होती थी उसकी, वो मार्केट प्राइस से कम करते थे, इसलिए। तो तीन मेन प्रॉब्लम थी कि वो जबरदस्ती कराई जा रही थी, और दूसरी वो खाद्य फसल नहीं थी, फूड क्रॉप नहीं थी, और तीसरी प्राइस भी उनको कम मिलता था उसका, तो इसलिए उन्होंने मूवमेंट कर दिया। तो ये था। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है इसमें पावना विद्रोह। पावना, पावना रिवोल्ट। अभी जो पावना रिवोल्ट है ये छोटे छोटे रिवोल्ट हैं, इनमें बहुत ज्यादा वो नहीं पूछता है, वो सिंपल सा ये कहता है कि इस रिवोल्ट कहाँ हुआ था। तो सबसे पहले आपको इसकी लोकेशन समझना है ना। तो लोग, पावना कहाँ पर है, ये बंगाल में, ठीक है, ये बंगाल में है, बंगाल में हुआ था। और ये कब हुआ है, 1873, 1873 से लेकर 76 तक, ठीक है। तो ये डेट थोड़ा याद रखना है, कभी हो सकता है। हम्म, ठीक है। तो इसमें क्या था कि क्यों किया गया था, कारण क्या था इसका, ठीक है, कारण क्या था? कारण ये था इंक्रीज इन रेवेन्यू टैक्स, जो लगान दर थी उसको बढ़ा दिया गया था। इंक्रीज इन रेवेन्यू टैक्स, ये जो लगान की दर थी वो क्या कर दी गई थी, बढ़ा दी गई थी। तो इस वजह से ये हुआ था, यानी फार्मर का, किसानों की जो टैक्स रेट था उसको इंक्रीज कर दिया गया था, इसलिए यहाँ पर ये मूवमेंट हुआ था। और कौन कौन उसमें किस किसने किया था ये, बहुत फेमस लीडर है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय और रमेश चंद्र, दो नाम थे, बंकिम चंद्र, इन्होंने सपोर्ट किया था उसको, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ठीक है, चट्टोपाध्याय, और आरसी दत्त, आरसी दत्त,
आरसी दत्त की बुक है, याद है आपको? कौन सी बुक लिखी आरसी दत्त ने? बहुत फेमस है। सर हिस्ट्री। हिस्ट्री तो लिखा है, लेकिन आरसी दत्त तो बहुत पुराने लीडर हैं, है ना? मतलब ये वो है जो दादा भाई नौरोजी के साथ में थे। इनकी बुक थी इंडिया टुडे। इंडिया टुडे तो पहली बार इंडिया पर ब्रिटिशर्स इकोनॉमी पर इफेक्ट जो है, क्या प्रभाव है, वो पहली बार एनालिसिस किया था दादा भाई नौरोजी ने। और सेकंड पर्सन आरसी दत्त, सेकंड पर्सन दादा भाई नौरोजी के बाद। तो इन्होंने अपनी बुक लिखी थी इंडिया टुडे, ब्रैकेट में चाहे लिख सकते हैं इंडिया टुडे। तो ये है उस समय का इंडिया टुडे क्या कर रहा था, आज का देखिए इंडिया टुडे क्या कर रहा है, दोनों में कितना फर्क है। तो उसके बाद ये मूवमेंट हुआ और इनकी वजह से वहां एक लॉ बनाया गया और ये 1876 में ये मूवमेंट मतलब खत्म कर दिया गया। ये सक्सेस मूवमेंट था, ठीक है, ये सक्सेस मूवमेंट हुआ, ठीक है, ये मूवमेंट सक्सेस हुआ और इसमें लोगों की जो लगान जो बढ़ाया गया उसको कम कर दिया गया। तो बस क्वेश्चन ये बनेगा कि पावना मूवमेंट कहाँ हुआ था। तो पावना इज ए डिस्ट्रिक्ट इन बंगाल, एक तरह से परगना टाइप से है। कब हुआ था तो ये, और कौन किस किसने पार्टिसिपेट किया तो ये, और क्या रीजन था, क्या कारण था, तो टैक्स। और फाइनल इसको इसको सॉर्ट आउट किया गया और रेवेन्यू को कम किया गया। तो ये था पावना मूवमेंट। क्रोनोलॉजी को ध्यान रखना है आपको, ठीक है। पहला मूवमेंट था इंडिगो मूवमेंट, उसके बाद ही आया है पावना मूवमेंट। तो बहुत जरूरी है क्वेश्चन, खासकर स्टेट वगैरह में बन जाता है, क्रोनोलॉजी बार बार मैं बोलता हूँ। उसके बाद है मोपला रिवोल्ट। मोपला रिवोल्ट ये बहुत खास है। उसका रीजन है खास होने का कि ये मूवमेंट लोकल मूवमेंट से इंटरनेशनल मूवमेंट कन्वर्ट हो गया। नेशनल मतलब लोकल से नेशनल हुआ, नेशनल से इंटरनेशनल हुआ। और ये बहुत छोटी जगह पे शुरू स्टार्ट हुआ और बहुत बड़ा लेवल उसका कन्वर्ट हो गया। उसका रीजन, अच्छा मोपला के बारे में कुछ सुना है आपको, आपने? मोपला क्या है पहली बात ये? पता है कुछ मोपला के बारे में? मोपला इज ए लोकेशन इन केरला, ठीक है, इन केरला। मोपला एक केरला में जगह है, ठीक है, मोपला एक केरला में जगह है। यहाँ पर मुस्लिम फार्मर ने ये मूवमेंट किया। मुस्लिम फार्मर ने, हुआ क्या था, यहाँ पे जो मुस्लिम फार्मर थे और जो ऑफिसर थे वो हिंदू थे। मुस्लिम फार्मर थे और ये ऑफिसर थे वो हिंदू थे। तो हिंदू और मुस्लिम को बना दिया गया, लेकिन बस इतना है कि जो ऑफिसर्स थे या जो भी रेवेन्यू कलेक्टर थे, उन्होंने इनका रेवेन्यू बढ़ा दिया था, जिस वजह से इन्होंने रिवोल्ट किया था। तो पहली बात, ये कब तो पावना है क्या, तो ये जो मूवमेंट कब हुआ है, ये हुआ है 1836 टू 1854, ठीक है, 1854। और उसके बाद यहाँ पर ये 1854 से लेकर ये चला है 1895 तक, 1895 तक, ठीक है। ये मूवमेंट काफी लंबा चला है। और उसके बाद 1895 तक, और ये 1921 में फिर शुरू हो गया। तो आप समझ रहे हो, ये इसका टाइम अलग अलग है। मतलब 1836 में हुआ, उसके बाद फिर ये 1854 में हुआ, उसके बाद 1895 में हुआ, और फाइनली ये 1921 में हुआ। ये 4 समय में हुआ था। तो हु इज ए मोपला? तो मोपला कौन है? तो सॉरी, हाँ, मोपला रिवोल्ट क्यों हुआ था?
तो ये ध्यान रखिए, दैट इज ए मोपला तो जगह है, लेकिन मोपला इज ए मुस्लिम फार्मर कम्युनिटी, है ना, एक कम्युनिटी का नाम भी है। तो मोपला इज ए मुस्लिम फार्मर कम्युनिटी, ठीक है, मुस्लिम फार्मर कम्युनिटी, फार्मर कम्युनिटी इन केरला, ठीक है, केरला रीजन में। नेक्स्ट लिख लीजिए, द कॉज ऑफ रिवोल्ट, इंक्रीज इन द रेवेन्यू टैक्स, द कॉजेस ऑफ रिवोल्ट, ठीक है, विद्रोह का कारण क्या था, इंक्रीज इन रेवेन्यू टैक्सेस, ठीक है, रेवेन्यू टैक्सेस, यानी राजस्व में इनकी वृद्धि कर दी गई थी बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे। और ऐसा बोला जाता है कि यहाँ पर ये देखो, एक चीज मैं आपको बताऊं, हाँ यस, पापना पावना ये सारे फार्मर मूवमेंट चल रहा है, ठीक है, अभी फार्मर मूवमेंट ही है। पहला था इंडिगो मूवमेंट, फार्मर मूवमेंट था, सेकंड था ये दूसरा मूवमेंट, उसके बाद ये थर्ड है, ठीक है, तो दैट इज पार्ट ऑफ द फार्मर मूवमेंट, मोपला मूवमेंट। मैंने कहा मुस्लिम फार्मर है, मोपला इज ए मुस्लिम फार्मर कम्युनिटी इन केरला, द कॉज ऑफ रिवोल्ट इंक्रीज इन द रेवेन्यू टैक्सेस, तो जो रेवेन्यू था उसको बढ़ा दिया गया, और ये टैक्सेस की वजह से ये मूवमेंट हुआ। हम ही बात कर रहे थे इंडिया में पहली बार, इंडिया में फर्स्ट टाइम हिंदू और मुस्लिम कहीं आपको कम्युनिटी राइट्स मिलते हैं तो मोपला मूवमेंट में मिलते हैं, मोपला मूवमेंट में, इसको समझिए पहले कि ये काफी लंबे समय तक चला था, ठीक है, काफी 1895 में ये रिवोल्ट एज ए हिंदू एंड मुस्लिम कन्वर्ट हो गया, ठीक है, एज ए हिंदू और मुस्लिम कन्वर्ट हो गया। तो कई जगह मुस्लिम कम्युनिटी ने हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ दिया। फाइनली अब ये जो रिवोल्ट था वो केवल इकोनॉमिक रिवोल्ट ना होके कल्चरल और ये पॉलिटिकल रिवोल्ट हो गया, कल्चरल और पॉलिटिकल रिवोल्ट। कल्चरल और पॉलिटिकल रिवोल्ट का मतलब सीधे सीधे है, ब्रिटिशर्स यहाँ के लोगों को डिवाइड करना चाहते थे, या ब्रिटिशर्स को जो सपोर्ट करते लोग थे वो डिवाइड करना चाहते थे। तो सिंपल सी बात है, कभी एग्जाम में पूछ सकता है कि विच मूवमेंट विच रिवोल्ट वाज स्टार्टिंग एज अ फार्मर रिवोल्ट एंड दैट आफ्टर कन्वर्ट एज अ पॉलिटिकल एंड कल्चरल रिवोल्ट, ठीक है, तो वो किसान आंदोलन के रूप में शुरू हुआ और वो धार्मिक और राजनीतिक आंदोलन में कन्वर्ट हो गया। अच्छा, धार्मिक किसान आंदोलन कब शुरू हुआ, टैक्सेस के अगेंस्ट उन्होंने शुरू कर दिया। अब वो ये तो नहीं देख रहे थे भाई अधिकारी वहां पे एसडीएम है वो हिंदू है, कोई भी रहेगा उसका अपोज करेंगे वो लोग, ठीक है। अब ये तो था फार्मर मूवमेंट। अब ये रिलीजियस मूवमेंट कहाँ पर बना, जब मुसलमानों ने हिंदुओं के मंदिर तोड़े या हिंदुओं ने मस्जिदों को तोड़ा होगा, लेकिन लिखा नहीं है, ठीक है, तो जब मुसलमानों ने मस्जिद को तोड़ा तो मुसलमानों ने मंदिरों को तोड़ा, हिंदुओं ने भी तोड़े होंगे, मतलब ऐसा कुछ हुआ होगा, लेकिन बस ये बुक्स में एक तरफ का मिलता है। तो जो भी रीजन रहा हो, तो ये रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट में कन्वर्ट हुआ आफ्टर 1921। और ध्यान दीजिए, आफ्टर 1921 गांधी जी एंड सरदार वल्लभ भाई सपोर्ट दिस मूवमेंट। गांधी जी ने और सरदार वल्लभ भाई ने पटेल ने सपोर्ट किया, और गांधी जी इनसे मिलने आए, किससे, इन लोगों से, मोपला कम्युनिटी से। और 1921 में क्यों आए, है ना। अच्छा, 1920 में कौन सा मूवमेंट चला था इंडिया में, पता है? सर असहयोग आंदोलन। हाँ, असहयोग आंदोलन, ठीक है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के समय में इसको सपोर्ट करने आए, और सबसे बड़ी बात है गांधी जी चाह रहे थे कि मोपला इज ए मुस्लिम कम्युनिटी दैट मे बी यूज फॉर द खिलाफत मूवमेंट। तो मोपला कम्युनिटी का यूज, मोपला कम्युनिटी को सपोर्ट करने का मेन पर्पस ये था गांधी जी का कि हम इनको खिलाफत मूवमेंट में सपोर्ट कर पाएंगे, यानी खिलाफत मूवमेंट की तरफ
हम मुस्लिम कम्युनिटी को अपने तरफ टर्न करेंगे, है ना। अब ये था, तो आप समझ गए रिलीजियस फार्मर मूवमेंट यहाँ तक है, ठीक है। उसके बाद जब ये हिंदू मुस्लिम राइट्स होने लगे, ये रिलीजियस मूवमेंट हो गया। और जब 1921 में गांधी जी ने सपोर्ट किया, गांधी जी ने विजिट किया, देन दैट मूवमेंट कन्वर्ट एज ए पॉलिटिकल मूवमेंट। मतलब गांधी जी वांट टू गेट द सपोर्ट एज ए खिलाफत मूवमेंट। गांधी जी वांट टू सपोर्ट गेट एज ए इन द खिलाफत मूवमेंट। गांधी जी खिलाफत मूवमेंट में उनका सहयोग चाहते थे। दैट वाज द कन्वर्जन ऑफ द पॉलिटिकल। क्लियर। तो एक मूवमेंट कितने जगह पे टर्न हुआ, क्योंकि बहुत लंबा चला था। हाँ, एक बार ये क्वेश्चन बना था वो कौन सा मूवमेंट है जो सबसे लंबा चला, तो ये मोपला मूवमेंट है। आप समझ सकते हैं, तो लगभग 100 साल से थोड़ा ही कम है ना। कितना कम है, 9 और 4 है ना, 13 साल है ना। तो 12-13 साल कम है, यानी लगभग 90 साल ये मूवमेंट चल गया। 1836 शुरू हुआ, 1921 में खत्म हुआ। तो ये था। अब गांधी जी जब आ गए, तो समस्या सॉल्व भी हो गई। तो जो रेवेन्यू कलेक्शन था, जो रेवेन्यू डेट था, वो कम कर दिया गया और ये मूवमेंट खत्म हुआ। देन आफ्टर मोपला कम्युनिटी सपोर्ट द खिलाफत मूवमेंट या सपोर्ट गांधी जी। तो गांधी जी आए इसलिए थे। क्लियर हुई बात मेरी कि मोपला रिवोल्ट है क्या। तो मोपला केरला में है और 36 में शुरू हुआ, 1921 में खत्म हुआ। मोपला कौन है, तो ये मुस्लिम कम्युनिटी है। क्लियर है, बताएं किसी में प्रॉब्लम। यस, अल्ताफ, अफरोज। सर क्लियर है। ठीक है। अब इसको हमने लगभग मुझे लगता है कि 80 to 100 वर्ड में बोल दिया, लेकिन इस पे बहुत कुछ लिखा जा सकता है। 500 वर्ड तक इस पे लिखे जा सकते हैं ना, कि बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो भी आप इसको इंक्लूड कर सकते हैं। कि क्या रीजन रहा होगा कि जो हिंदू ऑफिसर्स उन्होंने टैक्स बढ़ाया, और क्या रीजन, कौन कौन लोग होंगे जिन्होंने इस चीज को इंस्पायर किया, इनके मंदिरों को तोड़ो या इनकी मस्जिदों को तोड़ो। वहां पे भी कुछ आप लिख सकते हैं, बहुत सारी बातें हो सकती हैं। रोल ऑफ लोकल जमींदार, रोल ऑफ द ब्रिटिशर्स, इनका भी रोल आप लिख सकते हैं। बिल्कुल होगा रोल। गांधी जी आए उसके बाद, तो इसको और भी अच्छे से बढ़ा करके लिख सकते हैं। बस मेन पॉइंट ये है। नेक्स्ट है इसमें मोपला के बाद ए का मूवमेंट। अच्छा, ये कहाँ हुआ था मूवमेंट, ए का मूवमेंट बता सकते हैं। मैंने कुछ कुछ बताया भी थे, पर ए का और कू का दो मूवमेंट है ना। कू का पंजाब में हुआ है, ए का कहाँ हुआ है। तो ऐसा नहीं है, ये सारे क्वेश्चन आते नहीं, आते हमेशा आते हैं। तो देखिए, एक का जो मूवमेंट है वो हुआ है अवध में। अवध रीजन, अवध रीजन। अब अवध रीजन कौन सा है ना। अवध रीजन आप जानते ही हैं, लखनऊ से लेकर बिहार तक का एरिया, लखनऊ वाला है। लखनऊ एरिया मान सकते हैं, पूर्वांचल यूपी, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट। तो यूपी जो है ये अवध वाला एरिया। हरदोई में। हाँ, अवध रीजन। हरदोई में। हाँ, अवध रीजन में हुआ था। और ये खासकर हरदोई, बाराबंकी, बहराइच, सीतापुर, गोरखपुर, ये पूरा एरिया जो है यहाँ से शुरू होके लखनऊ और आजमगढ़ तक का एरिया कवर कर सकते हैं। और ये एक जो कब हुआ है वो देख लेते हैं। ये हुआ है 1921 और 22 में। इनका लीडर है एक मदारी पासी। मदारी पासी, ठीक है, मदारी पासी। मदारी पासी है। और ये एक तरह से इन्होंने, मदारी पासी जो लीडर है इनका, इन्होंने ये बोला था कि आपको रेवेन्यू नहीं देना है जो उन्होंने बढ़ाया है, साथ में अगर कोई गैर कानूनी तरीके से कोई लैंड आपसे छीनता है तो आपको नहीं देना। दो चीजें थी आपको,
हाँ ठीक, दो पॉइंट इन्होंने डिस्कस किए थे, वो क्या थे? मदारी पासी, मदारी पासी, दो पॉइंट। पहली बात थी कि अंग्रेज उस समय क्या करते थे, लोगों का जो लैंड है वो एक्वायर कर लेते थे। जो ब्रिटिशर्स हैं वो जो किसानों का, चूंकि किसानों का अगर वो लगान नहीं दे पाते तो वो जैसे मान किसी का लगान हो गया 3 साल का 4 साल का, वो उसका खेत ले लेते थे। तो पहली बात मदारी पासी ने बोली, आप लोगों को गैर कानूनी तरीके से लिया गया खेत आपको नहीं देना है ना। मतलब कि किसी भी कीमत पे आपको अपने लैंड को एक्वायर नहीं होने देना है। पहला स्टेटमेंट था मदारी जी का। दूसरा था कि अगर आपसे वो टैक्स लेते हैं देन यू हैव टू कलेक्ट द एक रसीद या सिल्क, आपको उनसे एक रसीद लेनी है, उन पे कोई रिटर्न लेना है, और ये अंग्रेज नहीं देते थे। जैसे मान लीजिए हम किसान, हम वहां गए और हमने टैक्स दे दिया, उन्होंने कहा ठीक है तुमने दे दिया और जाओ, फिर 2 महीने बाद आ गए फिर मांगना शुरू कर दिए। तो जब कोई इनके पास प्रूफ नहीं होता था तो किसानों को मजबूरन को जमीन देनी पड़ती थी। तो उन्होंने कहा कि पहली बात कि कभी भी अपनी लैंड को उनको हैंड ओवर मत करो, डोंट हैंड ओवर द लैंड टू ब्रिटिश, पहली बात, ठीक है। डोंट हैंड ओवर, दिख रहा है, ठीक है, हैंड ओवर योर लैंड टू ब्रिटिशर्स, ठीक है। कभी भी, तो ये ध्यान रखिए, पहला पॉइंट था उन्होंने कहा कि अपनी जो है अपनी भूमि कभी मत दो, है ना, अपनी खेती अंग्रेजों को ना सौंपे, ठीक है, पहला था। तो डोंट हैंड ओवर लैंड फॉर द ब्रिटिश। सेकंड चीज, गेट द सिल या गेट इन रिटर्न फॉर द टैक्स डिपोजिशन, गेट इज रिटर्न फॉर द टैक्स डिपोजिशन, कि लगान जमा करते समय, लिख दीजिए, लगान जमा करते समय रसीद लें, ठीक है, रसीद लें, गेट द रिटर्न, गेट इन रिटर्न एट द टैक्स या लैंड रेवेन्यू डिपोजिशन, उसके एक और ले लें। तो उसके बाद ये जो मूवमेंट है, इसमें सबसे बड़ी बात थी, एका मूवमेंट में जो छोटे छोटे जमींदार थे उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया, ठीक है। तो फार्मर और प्लस लैंड होल्डर दोनों थे इसमें। कौन कौन लोग थे इसमें? फार्मर भी थे एंड लैंड होल्डर्स यानी जमींदार, ठीक है। तो इन दोनों लोगों ने सपोर्ट किया जिनकी छोटी छोटी किस्म, क्योंकि देखो लैंड होल्डर्स भी परेशान, जो जमींदार थी, हाँ, रिसिप्ट फॉर द रेवेन्यू टैक्स, यानी जो लैंड होल्डर्स थे, जैसे तो ये था आपका एका मूवमेंट। ओके, बताएं कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक एका मूवमेंट में? हाँ, तो ये बन सकता है क्वेश्चन, वाई सपोर्ट जमींदार। तो जमींदारों ने सपोर्ट इसलिए किया क्योंकि इनकी भी लैंड वो लोग एक्वायर कर रहे थे, वो भी इनकी भी लैंड को छीन रहे, इनकी भूमि को छीन रहे थे, कौन? ब्रिटिशर्स लोग। तो ये था। तो खासकर काश्तकार यानी फार्मर और लैंड होल्डर्स मतलब जमींदार, तो छोटे जमींदार इसमें पार्टिसिपेट किए थे। तो ये है, बाकी ज्यादातर आपके और मूवमेंट कितने कितने बाकी हैं बताएं? ज्यादा तो बचे नहीं होंगे। ठीक है, ये एक तो है, ये 2 मूवमेंट और 2-3 मूवमेंट और बचे हैं।
बारदोली मूवमेंट, एक तो ये आपका बचा है, और दूसरा है बिजोलिया मूवमेंट, ये बचा है क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, बिजोलिया मूवमेंट, और तीसरा है तेभागा मूवमेंट। तो 3 मूवमेंट है, इनको एक बार में तेभागा मूवमेंट। तो लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा था, तो तेभागा से पूछा था, और ये पूछा था कि तेभागा मूवमेंट कहाँ हुआ, ज्यादा कुछ खास नहीं है। और बारदोली मूवमेंट के बारे में आपको पता ही है, इनके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, बारदोली मूवमेंट के बारे में हम ये समझते हैं कि ये जो मूवमेंट है वो फार्मर मूवमेंट नहीं था, जबकि ये फार्मर मूवमेंट है, क्योंकि यहाँ पर भी टैक्सेस को बढ़ाने को लेके बात, देखो जितने भी फार्मर मूवमेंट हुए हैं वो सारे टैक्सेस को लेके हुए हैं, बस इनका टाइम और वो स्टार्ट या हु वाज द फाउंडर, 2-3 की बातें समझ लेते हैं। तो बारदोली कब शुरू हुआ है, ये 1928 में, 1928 में शुरू हुआ है। अब कौन लीडर थे वो आप जानते ही हैं, ठीक है। 2-3 बातें आपको समझना है। यहाँ पर जो 22% रेवेन्यू बढ़ा दिया गया था, इंक्रीज कर दिया गया, और 2 लोग इसमें हैं, वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, वल्लभ भाई पटेल और महात्मा गांधी, है ना, गांधी जी। तो इन दोनों लोगों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया। पहले वल्लभ भाई पटेल को भेजा, तो वल्लभ भाई पटेल को अरेस्ट कर लिया गया, ठीक है। तो गांधी जी ने बोला अगर आपने वल्लभ भाई पटेल को अरेस्ट किया है तो हम उसको लीडरशिप करेंगे। तो अंग्रेजों ने उन्हें वल्लभ भाई पटेल को छोड़ दिया। तो फाइनली जो टैक्स था वो था 22%। अब जब इन्होंने, गांधी जी ने इंटरफेयर किया, तो इसको जो 22% था, अब वो टैक्स कर दिया गया कितना, 6.03%, 6.03%। तो ये है, और बाकी आपको पता है ये टाइटल ऑफ सरदार यहीं पर मिला है, ये तो खैर सबको ही जानते हैं, टाइटल ऑफ सरदार टू वल्लभ भाई पटेल, ये तो सबको ही पता है आप लोगों को ज्यादातर, कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को यहाँ पर, मतलब वल्लभ भाई पटेल को यहाँ पर यहाँ की महिलाओं ने सरदार का टाइटल दिया, सरदार की उपाधि दी थी। तो बस ये ध्यान रखना है। अच्छा, बारदोली कहाँ पर है बता सकते हैं? बारदोली सूरत में, गुजरात। हाँ सूरत, ठीक है, गुजरात सूरत में। कभी ये हो सकता है कहीं पूछ ले, वेयर इज बारदोली। तो बारदोली मूवमेंट 1928 में हुआ है, और रेवेन्यू इंक्रीजनेस की वजह से हुआ था, तो 22% किया था। और आफ्टर इंटरफेयर विद गांधी जी एंड सरदार वल्लभ भाई पटेल, दैट वाज डिक्रीज इन 6.03%, एंड द टाइटल ऑफ सरदार टू वल्लभ भाई पटेल। तो ये था आपका बारदोली। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं बिजोलिया मूवमेंट की। बिजोलिया मूवमेंट, क्योंकि बिजोलिया मूवमेंट राजस्थान में हुआ है, और बिजोलिया मूवमेंट काफी इंपॉर्टेंट है, तो देख लेते हैं ये राजस्थान में पहले हुआ कब है। ये 1913 में हुआ है, और ये राजस्थान में हुआ है, ठीक है, राजस्थान में, खासकर जयपुर के एरिया में, जयपुर रीजन में हुआ है। और इसके लीडर कौन है? तो ये भी एक तरह से टैक्स के लिए हुआ था, और टैक्स के लिए क्या था इसमें, एक तो लैंड रेवेन्यू टैक्स था, ठीक है, लैंड रेवेन्यू टैक्स, और दूसरा इसमें एक अजीब सा टैक्स था कि अगर कोई भी बिजोलिया रीजन में अपनी लड़की की शादी करेगा तो वो 5 रुपए का टैक्स ब्रिटिशर को देगा। तो मैरिज टैक्स भी यहाँ पे था, ठीक है, मैरिज टैक्स, मैरिज टैक्स। तो ये ध्यान रखना, विवाह का, तो मैरिज टैक्स था, कितना था, 5 रुपीज। तो 5 रुपए इसमें टैक्स मांगा जाता था, इसलिए ये हुआ। इसके लीडर कौन थे? चारण, चारण इसके लीडर थे, चारण, ठीक है, चारण इसके लीडर थे। और फाइनली ये उसके बाद ये एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लीडर थे इसके, वो थे विजय सिंह पथिक, दिख रहा है? अच्छा मैं यहाँ लिखता हूँ, एक नाम लिखिए, विजय सिंह पथिक, विजय
सिंह पथिक, ये मैंने पहले भी नाम बताया होगा कभी आपको, विजय सिंह पथिक। तो विजय सिंह पथिक इज नोन एज द गांधी ऑफ राजस्थान, ठीक है। विजय सिंह पथिक इज नोन एज द गांधी जी ऑफ पाकिस्तान, सॉरी राजस्थान। तो गांधी विजय सिंह पथिक को राजस्थान का गांधी जी कहा जाता है। इस मैंने बोला था ये क्यों खास है, क्योंकि जो इसके लीडर हैं वो बहुत ही फेमस है। गांधी विजय सिंह पथिक इज नोन एज द गांधी ऑफ राजस्थान, क्लियर है। तो बाकी ये 1914 में इसको खत्म कर दिया गया मूवमेंट को, ज्यादा कुछ नहीं। जब भी पूछेगा इन्हीं से पूछेगा, टैक्स की बात हुई थी और मैरिज टैक्स की बात हुई थी। तो हु वाज द लीडर, मोस्ट इंपोर्टेंट, विजय सिंह पथिक। नेक्स्ट बात आती है तेभागा मूवमेंट की। तेभागा, बताएं तेभागा में क्या हुआ था। और कुछ है नहीं ज्यादा। तेभागा मूवमेंट, देखिए तेभागा जो मूवमेंट है, तेभागा मूवमेंट ये हुआ है काफी नया है ये, 1946 टू 1950। तो ये 1946 से बुराई और एक शायद कल कराया था हमने, तो देख लेंगे आज। तो ये तेभागा मूवमेंट ये कहाँ हुआ था, बंगाल में हुआ था, ध्यान रखना है, बंगाल में हुआ है। और ये क्यों हुआ था बताएं। एक तरह से ये तेभागा मूवमेंट एक तरह से कम्युनल राइट को खत्म करने के लिए किया गया था। तेभागा मूवमेंट ये 1940 और 50 के बीच में था। और तेभागा उसी रीजन में है जहां पर गांधी जी पार्टीशन के समय थे। तेभागा जो मूवमेंट है दैट वाज अगेंस्ट द कम्युनल राइट, एक कम्युनल राइट के अगेंस्ट है। उस समय तो टैक्सेस का कोई ऐसा इश्यू नहीं था, है ना, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ पार्टीशन हो रहा था। और पार्टीशन के समय गांधी जी आपको पता है कहाँ थे, कौन सी जगह है वो बता सकते हैं, बताएं। नोवाखोली, नोवाखोली में वो थे। तो दैट वाज अगेंस्ट द कम्युनिटी राइट्स, जो कम्युनिटी जो राइट थे, कम्युनल जो कम्युनल राइट है उसके अगेंस्ट हुआ, बस इतना लिख लीजिए, सांप्रदायिक दंगों के खिलाफ हुआ था ये। गांधी जी ने, सर आपने देखा होगा कि गांधी जी बहुत जगह पैदल चले थे बंगाल में, बहुत जगह। अच्छा ऐसा क्या रीजन था गांधी जी बंगाल गए थे, बताइए फटाफट। क्यों नहीं गए पंजाब, क्यों नहीं गए गुजरात, क्यों नहीं गए तमिलनाडु, व्हाट वाज द रीजन कि वो बंगाल चले गए। देखो बंगाल, हाँ बंगाल का मतलब है कि पार्टीशन था, पाकिस्तान और हिंदुस्तान का था, लेकिन पाकिस्तान का ईस्टर्न पार्ट था वो बंगाल का था। तो गांधी जी बंगाल के लोगों से ज्यादा उनकी कनेक्टिविटी थी, चाहे वो आर एन टैगोर हों, क्योंकि ये पहले भी वहां पे लोगों को समझा चुके थे। ये पहले पहले भी ऐसा हुआ था कि बंगाल पार्टीशन को खत्म किया था, ठीक है, 1911 में, 1911 में बंगाल विभाजन को खत्म किया था, जो 1904 में हुआ था। तो गांधी जी को लग रहा था कि चलो कोई नहीं, जिन्ना साहब नहीं मानते तो ना माने, लेकिन कम से कम एक ऐसा ग्रुप है, ये एक ऐसी कम्युनिटी है, एक ऐसे लोग हैं जिनसे हम बात कर सकते हैं, जो हमारे ज्यादा करीब हैं इस्लामाबाद के लोगों से, तो इसलिए वहां गए थे, ठीक है। तो गांधी जी का बंगाल जाने का रीजन यही था, क्योंकि जो बंगाल का मतलब ये नहीं था कि भाग गए थे, मतलब वो सोच रहे थे किसी तरह से निगोशिएशन हो जाए, कैसे भी समझौता हो जाए और पार्टीशन ना हो, क्योंकि वो जिन्ना साहब को नहीं समझा सकते थे, लेकिन जो वहां के लोग थे उनसे वो बात करने गए थे, ठीक है। तो ये था आपका तेभागा मूवमेंट।
और क्या था गुरेबल मूवमेंट, ये तो खैर कल ही मैंने करवाया था। अभी देखते हैं ये क्या है, कल हेडिंग डाली थी क्या? हाँ, तो ये जो क्या नाम था, गुरुवायूर, ठीक है। गुरुवायूर जो मूवमेंट है, वो गुरुवायूर जो मूवमेंट है वो देखिए समझिए कहाँ पर हुआ है। दैट वाज टाइम पीरियड 1931 में हुआ है, और ये कहाँ हुआ है? केरला में, केरला में हुआ है। देखिए, और हाँ 1931 में जो लोअर क्लास के लोग थे उनको मंदिर में एंट्री नहीं थी, तो दैट वाज मूवमेंट फॉर द एंट्री इन द टेम्पल इन केरला रीजन। केरला रीजन में मंदिरों में प्रवेश के लिए मूवमेंट चलाया गया था, और कांग्रेस कमेटी ने इसको सपोर्ट किया था, ठीक है। तो गुरुवायूर मूवमेंट start in 1931 in Kerala for the entry in temple for the all persons, ठीक है, for entry in temple, ठीक है, लोगों को मंदिरों में प्रवेश करने के लिए। सेम चीज है, वायकोम सत्याग्रह भी है, ये भी सेम है। वो शायद वायकोम सत्याग्रह हमने करवा दिया था। अब देखिए जितने भी आपके टॉपिक बचे हुए हैं मॉडर्न इंडिया के, तो एक काम कीजिए आप लोग कि जितने भी हिस्ट्री है, ठीक है, हिस्ट्री एंशिएंट टू मॉडर्न इंडिया, ठीक है, टू मॉडर्न इंडिया, ये आपका हिस्ट्री है यहाँ तक। और इसमें जब तक आपको टॉपिक वाइज सिलेबस को डिजाइन नहीं करोगे तो समझ में नहीं आएगा। कुछ ऐसे टॉपिक हो सकते हैं जो आपके नहीं हुए, ठीक है, तो मुझे जरूर बताइए। और इतना मुझे पता है 5 to 7 ही ऐसे टॉपिक होंगे जो नहीं हुए, 5 to 7। और जो भी टॉपिक बचे हैं वो शायद मॉडर्न इंडिया के कोई क्लास मिस हुआ होगा आपका, या नई क्लास हुई होगी, ऐसा कुछ होगा। सर वो नहीं कराए थे आपने, चोला मूवमेंट, चोला कौन- थी, इंडिया थी, चायरा थी। हाँ, चोला चेरा साउथ इंडिया है, ठीक है, कोई बात नहीं। हमने क्या बोला, 5 से 7 ऐसे टॉपिक होंगे जो आपके नहीं हुए होंगे, वो हम करवा देंगे, वो मुझे पता है, ठीक है। और मैं कोशिश करूंगा आपको एक हिस्ट्री का सिलेबस बना के दे दूं। सिलेबस का मतलब टॉपिक बना के दे दूं, ताकि आपको अच्छे से समझ पाए उसको, है ना। टॉपिक जब रहेंगे, आपको टॉपिक हो सकता है आप भी बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और देखिए जो हिंदू वाला क्लास है, उसमें हम ये टॉपिक फिर से हो सकता है कई बार रिपीट करें, क्योंकि कुछ टॉपिक है जो हमेशा एग्जाम में आते हैं, लाइक जैसे नील विद्रोह है, इंडिगो मूवमेंट है, अक्सर आता है ना, बारदोली सत्याग्रह अक्सर न्यूज में आता है। तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो हम क्लास में हिंदू में रिपीट करेंगे। फिर भी अगर आपको लगता है तो जब चाहेंगे तो हम रिपीट कर देंगे। एक काम कर सकते हैं कि आप पहले मॉडर्न के टॉपिक बना लीजिए, है ना, मॉडर्न के टॉपिक, और फिर मिडिवल के, फिर एंशिएंट के, इस तरह से, क्योंकि हिस्ट्री बहुत बड़ा है। एक काम मत कीजिए, हिस्ट्री को कई बुक से मत पढ़िए, एक बुक से पढ़िए बहुत है। कोई भी बुक ले लीजिए, जब आप कई बुक से पढ़ते हो तो आपको बड़ा लगने लगता है, वरना बहुत सिंपल सी चीज है। एग्जाम्पल देते हैं हम आपको कैसे। मान लीजिए हमने मॉडर्न इंडिया स्टार्ट किया, पहला हमारा टॉपिक क्या हो सकता है ना, पहला हमारा टॉपिक हो सकता है लेटर मुगल एम्परर। पहला टॉपिक लेटर मुगल एम्परर, यानी जो औरंगजेब के बाद जो मुगल एम्परर है उनके बारे में थोड़ी सी बात करनी है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, यूरोपियन इन्वेडेड इन इंडिया, भारत में यूरोपियों का आगमन। तो ये सिंपल सा पॉइंट है, भारत में यूरोपियों का आगमन, व्हाई यूरोपियन केम टू इंडिया, ये टॉपिक है, आप इजीली कर सकते हो।
कौन आया, क्या रीजन थे, आप खुद कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा तो आपका बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर, यही सब सारे टॉपिक होंगे आपको। तो जब आप सिलेबस को खुद से डिजाइन करेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। बुक में सारी चीजें नहीं है, है ना, बुक में सारी चीजें नहीं है। तो ये है। और बताएं किसी को कोई कुछ कहना हो तो हम लोग कल पॉलिटी शुरू करेंगे, ये बात ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हम हिस्ट्री पे बात नहीं करेंगे। कोई भी टॉपिक आप पूछिएगा, अगर आप कहेंगे तो हम एक क्लास पूरी संडे को कभी रख देंगे, और आपको लगेगा कि बहुत सारे टॉपिक्स में डाउट है, तो एक क्लास संडे को हम रख सकते हैं, ठीक है। तो आपको भी टाइम मिल जाएगा कि सारे टॉपिक को देखने का। सर मेरी जो क्लास बच गई है उसको करा दीजिएगा एक आध बार, वही तो हम कहते हिस्ट्री हैं। की। हाँ, हिस्ट्री आपकी जो क्लास बची है वो टॉपिक जो है आपके जो छूटे हैं वो 1930 से लेकर 1947 तक के कुछ टॉपिक हैं, शायद यही है ना, यस सर। इसके बीच में कुछ जी। टॉपिक है ना। तो इसके बीच के हम टॉपिक देखेंगे। हमने क्या बोला, अगर जितने टॉपिक है इस बार, क्योंकि पॉलिटी शुरू कर लेने दीजिए और संडे को हमको सारे टॉपिक करा देंगे। इसमें क्या आता है, इरविन पैक्ट होगा, है ना, राउंड टेबल समिट होगा, पूना पैक्ट होगा, ठीक है, डांडी मार्च होगा, 7-8 टॉपिक हैं, वो 1 घंटे में आराम से 1 घंटे में हो जाएंगे अगर क्लियर नहीं है तो, वरना बहुत सारे टॉपिक आपको क्लियर होंगे। जैसे पूना पैक्ट है वो भी क्लियर होगा ही, और डांडी मार्च है उसमें भी बहुत सारी बातें होंगी, तो फिर भी हम डिस्कशन कर लेंगे, इस पे कोई इशू नहीं है। इसलिए मैंने आज ट्यूसडे है ना और संडे तक का समय दिया है, तो मतलब ये नहीं कि सिर्फ इसी के बीच के टॉपिक है। हो सकता है कोई मिडिवल का कोई टॉपिक हो जो नहीं समझ में आया हो, आपका क्लास छूट गया हो सकता है एंशिएंट का हो, तो पूरा एक बार 6 आपके पास 5 to 6 डेज हैं, पूरे रिवाइज कर लीजिए और नोट करते जाइए कि हमें ये पूछना है, ठीक है, तभी तो समझ में आएगा। मतलब ये नहीं कि आपने मैंने करा दिया, मतलब ये आपको समझ में आना चाहिए। अब यहाँ पे ऐसा कोई फाउंडेशन तो नहीं है कि कोचिंग वालों ने बोल दिया आपको इतने में खत्म करना है, अब नहीं करना है। यहाँ सब कुछ अपना है, किसी का और का तो है नहीं कि जो मुझे कोई टाइम नहीं देगा पढ़ाने के लिए। समझ रहे मेरी बात? तो आपको एक बार एंशिएंट से लेके मॉडर्न तक पूरा हिस्ट्री खुद से देखना है और नोट करते जाना, क्या नहीं समझ में आया वो नोट करना है, वो पूछना है। एक नहीं 2 क्लास रख लेंगे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बताएं क्यों, और कुछ मालती कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं सर। कोई दिक्कत नहीं है, क्लास 1 नहीं 2 रख लेंगे, बस 5 डेज का समय आप भी पढ़िए, और इसमें भी ऐसा कोई कंडीशन नहीं है कि पढ़ा दिया तो अब नहीं पढ़ाएंगे। 2 दिन 2 क्लास 3 क्लास कोई ऐसा इश्यू नहीं है। फिर आपका एक क्लास होता है द हिंदू को, उसमें तो फ्री हो कुछ भी पूछने को, ठीक है, क्योंकि पॉलिटी भी आगे बढ़ानी है, पेपर है आपका ये, ज्यादा दिन पेपर के नहीं है, तो कुछ मेहनत आप कीजिए, जो समझ नहीं आ रहा वो बताएंगे, ठीक है। तो बाकी हम लोग कल मिलते हैं। अच्छा, पॉलिटी ही करना है शुरू, कोई और सब्जेक्ट? किसका पॉलिटी हो गया है इसमें से? 2 हमारे पास सब्जेक्ट है, पॉलिटी और एनवायरमेंट साइंस, पॉलिटी करते हैं सर। है ना, पॉलिटी करते हैं। और संडे तक का आपके पास टाइम है, हिस्ट्री को अच्छे से पढ़ लीजिए, है ना, पॉलिटी, ठीक है। चलिए, तो कल मिलते हैं। अच्छा, ये टाइम 5 बजे का ठीक है कि वो 4 बजे वाला ठीक है, 1 बजे वाला बताओ? सर ये टाइम ठीक रहेगा। 1 बजे वाला ठीक है सर। बजे वाला भी लास्ट का कल शायद 10 कम होगा, ठीक है। चलिए ठीक है, तो 1 बजे ही रखते हैं, ज्यादा लोग 1 बजे का है।